Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the nutrition, respiration, transportation and excretion in one shot. Let's start the video. Please subscribe the channel first and share it with your friends so that they can gain help also. So let's start the video with the nutrition. What is nutrition? Nutrition का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड को इनटेक किया. क्यों किया? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि डिफरेंट जो सेल्स होते हैं बॉडी के उनको अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करवाने के लिए एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से. तो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो हमें एनर्जी देगा. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं. कौन लोग? प्लांट्स की बात कर रही हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर रही हूँ. दैट कम्स अंडर बैक्टीरिया. ठीक है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो ह्यूमंस हैं और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करें. फूड चेन में हम देखते हैं कि जो काऊ है अगर वो ग्रास खा रही है तो काऊ को कौन ईट करता है? टाइगर या लॉयन. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में. तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आ गए. नाउ नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपका है, जो प्लांट शो करते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं उन्होंने रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब किया है और एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब किया. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट्स. तो वो जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट है, उसकी वजह से ये दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन जो प्लांट्स में से निकली वो तो हमने इनहेल कर ली, और जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस. और किसमें हुआ ये? ऑटोट्रॉप्स में. ऑटोट्रॉप्स कौन है? प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और ब्लू ग्रीन एल्गा जो है आपके, उनको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं. उनके अंदर इस तरह की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके. नाउ फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को चाहिए तीन मेन स्टेप्स. कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करेगा लाइट को. लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट्स. ठीक है. और दूसरा स्टेप ये है कि लाइट एनर्जी क्या करती है? लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. किस तरीके से? जो वाटर मॉलिक्यूल था, जो रूट्स के थ्रू जो वाटर था जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. अब उस हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं कहाँ पे? थर्ड स्टेप, रिडक्शन में. रिडक्शन किसकी? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन तो मिल गई वाटर के स्प्लिट होने से. अब वो जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं. एडिशन करवा दी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया रिडक्शन. जैसे ही हमने एडिशन करवाया तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. और ग्लूकोज को एज अ हमने रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स. कौन कौन से थे? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है दैट इज द क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया लाइट को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया. हमने वाटर को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन में. इस हाइड्रोजन की हमने करी रिडक्शन. रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो सके? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सके. तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के लिए. रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए दैट 6CO2 प्लस 6H2O आपको C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज देते हैं. और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? एटमोस्फियर में, यानी कि एयर में. और फिर हमने इनहेल कर लिया उस ऑक्सीजन को. नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो शो करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिवाइड कर दिया हमने इसको होलोजोइक में और पैरासिटिक. सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो डेड डिके मटेरियल के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ना, उनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब डेड डिके मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करना. कौन लोग डिपेंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो ब्रेड मोल्ड्स हैं, जो ईस्ट है और जो मशरूम है. देखा ना आपने, ये मशरूम है ना, है ना, ईस्ट भी फंजाई में आता है.
तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ इंजाइम्स को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से, और वो इंजाइम डाइजेशन शो करते हैं, और बाद में जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो ये लोग उस डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बाद में एब्जॉर्प्शन होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? मतलब जो फूड मटेरियल है उसको इनटेक करना थ्रू द माउथ, उसके बाद आपके पास प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। यू हैव इंजेशन, देन डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ होती है? स्टमक में। डाइजेशन के बाद आपके पास होती है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद आप उसको इजेशन शो करते हो। यानी जो अनवांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी में आप लोग नहीं रखना चाहते, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो हमने एब्जॉर्ब कर लिए, तो जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं ना, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो दिस इज डन इन द ह्यूमन, ऑल्सो इन अमीबा। अमीबा भी क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीड विच इज नोन एज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के थ्रू जितना फूड मटेरियल उसको आसपास दिख रहा है उसको अपने में सीडोपोडिया के थ्रू अंदर कर लेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल एंजाइम रिलीज करेंगे, एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होगी, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो नहीं चाहिए उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर। तो दिस इज डन इन द अमीबा। एनिमल्स में भी इसी तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स देखें जो दूसरों पे रहते हैं, मजे लूट रहे, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन मजे लूट रहा है भाई? फॉर एग्जाम्पल जो टिक्स होती हैं, जिसको खटमल बोलते हैं, बिस्तर में हमें रात को कई बार कुछ काट रहा होता है, स्पेशली होटल्स में, तो हम बोलते हैं कोई चीज हमें काट रही है, बिस्तर में कुछ है ना, पिल्लों पे कुछ है, दैट आर नोन एज टिक्स। वो खून चूस रहे होते हैं भाई वहां पे हमारा। इसके अलावा आपकी लीचीज जो होती हैं, लाइस जो होती है, मॉस्किटो जो होते हैं, मॉस्किटो तो आपको पता है जब मलेरिया होता है तो हम देखते हैं ना डिफरेंट स्टेप्स हम देख रहे होते हैं कि मॉस्किटो जो है किस तरह से अपने अंदर एक पैरासाइट को लेके और फिर हमारे ब्लड को सक करते हुए, वो जो पैरासाइट है वो किस तरह से हमारी बॉडी के ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ टेप वर्म जो कि स्टमक में होता है, छोटे बच्चों को पेट दर्द होती है तब बोला जाता है कि आपके पेट में कीड़े हैं, दैट इज टेप वर्म। टेप वर्म क्या करता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और आराम से वहां से ब्लड सक कर रहा होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको सक कर रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज अ पैरासिटिक। विदाउट किलिंग द अदर यू आर सर्वाइविंग इन द बॉडी ऑफ अदर। तो आपके पास जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का ये जो तरीका है इसको बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद आ गया अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। मैंने कहा होलोजोइक होती है जैसे ह्यूमंस में, क्योंकि वो भी क्या करते हैं अपने ये जो फॉल्स फीट होते हैं ना, ये वाले जिनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया, उन सीडोपोडिया की हेल्प से उस फूड को अंदर ले लेते हैं। जैसे ही अंदर लिया उन्होंने बना दिया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ने क्या किया, यहाँ पे इंजाइम्स को रिलीज करना शुरू करा, इंजाइम्स ने डाइजेशन शो करी, डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुई तो बॉडी ने उस चीज को एब्जॉर्ब किया, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब किया। ठीक है। और जैसे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगी उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया। ठीक है, एक्सपेल आउट कर दिया। तो लो जी, होगी डाइजेशन होगी। अमीबा में कौन सी डाइजेशन है, होल ऑफ द मटेरियल को व्हेन यू इनटेक डू द डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन शो करते हैं, तब आपकी न्यूट्रिशन का नाम चलता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होल ऑफ द मटेरियल को इनटेक कर लेना विद द हेल्प ऑफ माउथ। अब इसके पास माउथ तो नहीं है लेकिन है इसके पास सीडोपोडिया। ठीक है। नाउ इन ह्यूमंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वेरी इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, फिर से बता रही हूँ, माउथ के थ्रू इनटेक कर रहे हैं होल ऑफ द मटेरियल को। अब ये जो माउथ है यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टीथ। ठीक है। टीथ क्या करते हैं, च्यू करने का काम, चबाने का काम करते हैं, क्रश तोड़ने का काम करते हैं फूड को। अब तोड़ भी लिया, टुकड़े भी कर दिए, अब जैसे ही खाना मुंह में जाता है हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है, वाटर सिक्रीट होता है। द सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या सिक्रीट किया, सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, जितना ये हम स्टार्च खा रहे हैं जो कि प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल था, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था बच्चे, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल फूड चाहिए, तो हम उसको सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज माल्टोस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं।
तो ठीक है, किसका काम था ये, सिलाइवरी अमाइलेज का। अब मसल्स ने और क्या किया, फूड की मूवमेंट कर दी, आगे भी तो पहुंचाना है फूड को, तो कौन कर रहा है, टंग की मसल्स हेल्प कर रही है। अच्छा अब क्या कहाँ ले आई, फूड पाइप के अंदर फूड को ले आई, जिसका नाम है ईसोफेगस। नाउ ईसोफेगस में आपके पास क्या हुई, कंट्रैक्शन वाली मूवमेंट जो फूड की है वो स्टार्ट होगी, उसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। नाउ फूड की कॉन्ट्रैक्शन से जैसे ही फूड अंदर की तरफ गया तो सबसे पहले वो एंटर करा, आपने देखा कि कहाँ से, होते हुए टीथ का काम था, उसके बाद टंग का काम था। टंग ने हमें स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू स्लाइवरी अमाइलेज प्रोवाइड करा। स्लाइवरी अमाइलेज का काम था कि जितना ये कॉम्प्लेक्स शुगर है हमारा, उसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल शुगर में, है ना, ये काम था उसका। तो कौन सा, जो स्टार्च था उसको कन्वर्ट करना सिंपल आपकी शुगर्स में, है ना, ये काम था ना, ये हो गया। जैसे ही ये चीज हुई तो जो फूड है वो कहाँ एंटर कर गया, ईसोफेगस में, फूड पाइप में। अब फूड पाइप में जैसे ही फूड आया, ये फूड पाइप है, यहाँ से पेरिस्टालिसिस होते हुए आपके स्टमक में एंटर कर गया है फूड। अब कहाँ जाएगा फूड, स्टमक के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ म्यूकस। क्यों होती है म्यूकस की लेयर, क्योंकि स्टमक में होता है बहुत सारा एसिडिक कंटेंट, दैट इज फूड बिकम एसिडिक। वहां पे प्रेजेंट है HCl जिसकी पीएच है 2 से लेके 3 के अप्रोक्सीमेटली, या 1 से लेके 1.5 से लेके 3 के अप्रोक्सीमेटली आपके पास बने रखे, 1.5 से 3 के अप्रोक्सीमेटली पीएच है। अब इतना एसिडिक कंटेंट है, तो वहां पे एसिडिक कंटेंट हमने दिया क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास स्टमक की जब भी बात आती है ना तो गैस्ट्रिक नाम चलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं हमारे पास, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं HCl को और पेप्सिन एंजाइम को, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट ही होता है अगर वहां पे HCl है, क्योंकि ऐसे तो वो किस फॉर्म में है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में है। अगर HCl वहां पे प्रेजेंट होगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा पैप्सिन में, और पैप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना, तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हमें चाहिए पैप्सिन एंजाइम। पैप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है कहाँ पे, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्टमक में। अब प्रोटीन को कन्वर्ट किस में कर रहा है वो, अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन के पास तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें तो चाहिए सिंपल चीजें। तो सिंपली वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को किसमें, सिंपल अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये काम है किसका, पेप्सिन का, बार बार बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl का काम होता है एक तो पैप्सिन को एक्टिवेट करना, दूसरा जितने हार्मफुल बैक्टीरिया है ना स्टमक में उन सबको किल कर देना, ये काम किसका है, HCl का। पेट में यहाँ पे जैसे ही फूड पाइप के थ्रू बच्चे एंटर करता है ना फूड स्टमक में, यहाँ पे भी आपके पास एक स्फिंक्टर मसल्स होती है, और जैसे ही स्टमक का काम खत्म हुआ, पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन की डाइजेशन कर दी अमाइनो एसिड में, तो यहाँ पे भी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल होती है। वो पाइलोरिक स्फिंक्टर एक रबर की तरह काम करती है, जैसे ही फूड ने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो वो रबर थोड़ा सा ओपन अप होने लग पड़ा और फूड वहां से पास आउट हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। So this is the sphincter muscle that help in the exit of the food and food enter into small intestine, और small intestine में food enter कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर तो कर गया कंप्लीट डाइजेशन के लिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहां होगी। लेकिन उनकी हेल्प कौन कर रहा है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। लीवर क्या करते हैं, जब भी लीवर की बात आती है ना बेटा तो हिपैटिक वर्ड चलता है। लीवर के हेपाटिक सेल रिलीज करते हैं बाइल को, बाइल की पीएच होती है अल्केलाइन, क्यों, क्योंकि हमें स्टमक में फूड को एसिडिक बना दिया, अब हमें एसिडिक कंटेंट को खत्म करना है, तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए अल्केलाइन कंटेंट बीच में डालना पड़ेगा ना। एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तभी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हम बोलते हैं ना। तो अब हमें चाहिए कोई बेसिक चीज, बेसिक चीज कौन सी है, बाइल। बाइल कौन बनाता है, लीवर के हेपाटिक सेल्स बाइल की फॉर्मेशन करते हैं। बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये वाली चीज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब होता है फैट्स के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटा कर देना, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बाइल करता है, बाइल की फॉर्मेशन कौन करता है, हेपाटिक सेल्स, कहाँ प्रेजेंट है, लीवर में। अब बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटा कर दिया,
अब स्टोर करना है बाइल को, क्योंकि आगे भी तो चाहिए, तो बाइल की स्टोरेज कौन करता है? हमारा गॉल ब्लैडर। ये देखिए, ये लीवर था, ठीक है, ये लीवर है, उसके बाद ये छोटा सा गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे स्टोर हो गया। इनमें से एक डक्ट निकल रही है, देख रहे हो आप, ये डक्ट निकल रही है। डक्ट कहाँ एंटर करेगी? पेनक्रियाज में। अब पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करता है अमीनो एसिड्स में। जैसे हमने पैप्सिन देखा, वैसे ही बच्चे ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज, जैसा इसका नाम वैसे इसका नाम है, वैसे इसका काम है। लाइपेज का मतलब होता है लिपिड की डाइजेशन करना, ठीक है, जो फैट्स के मॉलिक्यूल है उनकी डाइजेशन करना। और अमाइलेज, इसका मतलब होता है जितना भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन करना, किसमें? माल्टोस में। यानी जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल चीजों में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अमाइलेज करता है। तो ये पैनक्रियास के पास 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको लीवर में बाइल याद रखना है, आपको गॉल ब्लैडर की बाइल की स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए ना। अब आ गया इंपॉर्टेंट फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती? ऑलरेडी डिस्कस की, एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ हो रहा है। अब एब्जॉर्प्शन करने के लिए इसके पास कोई स्पेसिफिक और स्पेसिफिक वो होना चाहिए। क्या होता है इसके पास? एक तो ये लॉन्गेस्ट कॉइल्ड पार्ट है भाई एलिमेंट्री कैनाल का। ये डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फैट्स की। क्यों? क्योंकि इसके पास है, एक तो बाइल रिसीव कर रहा है ये लीवर और पैनक्रियास से। लीवर ने डक्ट दी थी ना पैनक्रियास को। उसके बाद हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि हिपैटो वर्ड किसके लिए था? लीवर के लिए। वहां से डक्ट कहाँ आई? पैनक्रियास में। तो डक्ट का नाम क्या चलेगा? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। वो कहाँ ओपन अप हुई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां से बाइल की सिक्रीशन हो रही है। और बाइल का काम है कि जितना आपका एसिडिक कंटेंट है फूड का, उसको अल्केलाइन के साथ मिक्स करके न्यूट्रल बना देना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज विलाई। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये देख रहे हो मेरी फिंगर जिगजैग जिगजैग इस तरह से जो आप डायरेक्शंस बता रही हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऊपर से इनके पास भी माइक्रोविलाई के वो प्रेजेंट है इस तरह से, जो कि सरफेस एरिया को हद से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए। और ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन का कांटेक्ट किसके साथ है? वही ब्लड वेसल्स के साथ। चले देखिए स्ट्रक्चर, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको मैंने ले लिया, अब इसको मैंने अंदर से देखा तो देखो कितने सारे माइक्रो विलाई प्रेजेंट है। और विलाई को जब मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो देखा छोटे छोटे से माइक्रोविलाई उसके ऊपर प्रेजेंट है। किस चीज के लिए? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस एरिया में हो रही है बच्चे, क्योंकि इसका कांटेक्ट ये देखो, आपको दिख रही है ब्लड वेसल्स, इनका कांटेक्ट ब्लड वेसल्स के साथ है। जितना न्यूट्रिएंट्स है ना, तब एब्जॉर्ब करने का काम लगा हुआ है यहाँ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जैसे ही फूड हो गया, एब्जॉर्प्शन शो हो गई, तो जितना मेरा बाकी का फूड है वो ट्रांसफर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें से जो वाटर है उसकी भी एब्जॉर्प्शन होगी। और जो अनवांटेड मटेरियल है, जो रेस्ट ऑफ द फूड है, उसको हमने बॉडी से रिमूव कर दिया। ये देखिए यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड आ गया एनस में। एनस में आपका जो फूड अनवांटेड मटेरियल है, जो फूड नहीं चाहिए, वो बॉडी से आउट करना है, एक्सक्रीट करना है, इज डन विद द हेल्प ऑफ एनस। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है वन पोर्शन। नाउ द सेकंड इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन भाई? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ब्रीथिंग होता है? सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता। ब्रीथिंग में इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है जो आपने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है यानी इनहेल की है, उसको यूज करना। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उस ऑक्सीजन को कहाँ यूज कर रहे हैं हम? उस ऑक्सीजन से हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोस। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, जो ऑब्जॉर्ब की है आपने, और फिर उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में। तो क्यों एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि यूज्ड बाय द सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और उस एनर्जी को सेल्स ने यूज करा क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना है बॉडी का।
अब मैं इतना बोल रही हूँ, इतना फिंगर्स को हिला रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, है ना, ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? Energy is produced by the breakdown of glucose which is further used by the cell to perform various function। अगर सिर्फ ब्रीथिंग की हम बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सलेशन का चलता है नाम। लेकिन जब मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूँ तो जो ऑक्सीजन मैंने इनहेल करी है उसको मैंने यूज कहाँ करा है? इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन क्यों किया मैंने? तो क्योंकि मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए। दिस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। अब एनर्जी को सेल्स ने भी यूज करना है, किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपका एटीपी का मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी करेंसी की फॉर्म में, सेल की एनर्जी करेंसी की फॉर्म में पता होना चाहिए। नाउ रेस्पिरेशन को एरोबिक और एनएरोबिक की फॉर्म में हमने डिवाइड करा है। एरोबिक एज द नेम सजेस्ट कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जब रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करते हैं, जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, अब कैसे होती हैं ये प्रोसेसेस देखिए। रॉ मटेरियल हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोज, जिसको हमने यूज करना है, क्योंकि ग्लूकोज अब हमारे पास आ चुका है। हमने डाइजेशन शो कर दी, न्यूट्रिशन खत्म होगी, न्यूट्रिशन से हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिल गया, 6 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, C6H12O6, यही था ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हमने साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के पास है, सेल के पास होता है ना साइटोप्लाज्म, ये वाला, अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है लेकिन आसपास साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चल रहा है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले पायरुवेट मॉलिक्यूल में। हो गया। जैसे ही पायरुवेट बना तो आपके पास या तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है या तो एरोबिक होती है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है, डिफरेंट राइबोसोम्स होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल में। ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म, वाटर इज फॉर्म्ड, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। कहाँ, कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं भाई? एरोबिक। कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या कन्वर्ट हो रहा है? जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी। ठीक है, ये कहाँ हुआ? एरोबिक। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो मेरे पास आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता था? ईस्ट को यूज करते थे और ग्लूकोज के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते थे, किसमें? अल्कोहल में। तो अभी तो हमारे पास ग्लूकोज से बना है पायरुवेट, तो पायरुवेट को हम यूज करेंगे। पायरुवेट जो ईस्ट की प्रेजेंस में है। और अगर मैं एनएरोबिक की बात कर रही हूँ तो बच्चे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल, यानी C2H5OH में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है आपकी रिलीज होगी। अगर हम अपने मसल सेल्स की बात करें, हम बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बहुत बात कर रही हूँ, है ना, लेक्चर दे रही हूँ, तो मेरी मसल सेल थक जाएंगी। तो मेरी मसल, स्पेशली जिम के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे और फास्ट वॉक जब हम करते हैं तब होता है स्पेशली, जो आपकी मसल सेल्स है ना, वहां पे फैटीग, आप थकावट सा महसूस करते हैं। क्यों? बिकॉज आप बहुत ज्यादा रनिंग जब करते हो ना, तब लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, कहाँ? मसल सेल्स में। तो मसल सेल्स में क्या होता है? व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पायरुवेट है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज, when your muscle get fatigue, then there is a formation of a lactic acid. How glucose get converted into pyruvate and pyruvate get converted into lactic acid की formation हो जाती है। अब ये जो सारी एनर्जी है, एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज द एटीपी मॉलिक्यूल विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल यूज दिस। और ये जो एटीपी है इसको यूज कौन करता है? सेल के अंदर जितनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो इस एनर्जी यानी एटीपी मॉलिक्यूल को यूज कर। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट रेस्पिरेशन। अब अगर इनहेलेशन की बात करूं कि हमने इनहेल करा ऑक्सीजन को किस तरीके से, तो आपको पता है हम नोज से इनहेल करते हैं।
उसके बाद कौन काम करेगा, नोज से हमने ब्रीथिंग प्रोसेस करी, फेरिंग्स से लैरिंग्स से होते हुए जो फिल्ट्रेशन, यहाँ पे नोज के अंदर आपको पता है हेयर्स हैं जो कि फर्स्ट फिल्ट्रेशन डन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए जितनी एयर है वो ट्रैकिया के अंदर एंटर कर गई। ट्रैकिया से जो आपकी एयर है वो कहाँ आ गई, ये है आपका लैरिंग्स, दैट इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं ना। देन ट्रैकिया, आपका ये वाला पोर्शन ब्लू वाला, यहाँ पे एयर एंटर करेगी, और फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, इसमें एंटर करेगी, यहाँ और यहाँ चलेगी। उसके बाद इसके आगे भी तो फर्दर डिविजन्स होती हैं, इस तरह से ब्रांचेस निकली होती हैं, है ना, निकली होती है ना। आपके पास ब्रोंक्यूल्स हैं, ये जो ब्रांचेस हैं दैट इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में एंटर करा। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में एल्वियोलाई जो आपके बैलून शेप ऑर्गन है उनमें एंटर करेगा। और इन बैलू एल्वियोलाई का क्या काम होता है, जितना ऑक्सीजन है वो कहाँ सप्लाई करना, ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि ये जो बैलून शेप है ना इनका कॉन्टेक्ट कैपिलरीज के साथ होता है। कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल जितनी ज्यादा आगे से आगे डिवीजन शो करती रहती है ना उनको कैपिलरीज बोल देते हैं हम, कि थिन थिन कैपिलरीज बन रही है कहाँ से, ब्लड वेसल्स से। अब ब्लड के अंदर जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, हम बोलते हैं ना उसमें हीमोग्लोबिन की बहुत कमी आ गई यार, ब्लड की बहुत कमी, दैट इज हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके पास अफिनिटी है कि ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एल्विलाई के बारे में। एल्विलाई क्या होता है, मैंने कहा कि जब हम लंग्स की बात करते हैं बेटा, जब हम ट्रैकिया की बात कर रहे थे, ट्रैकिया के बाद हमने राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करी थी, ब्रोंकाई के बाद डिविजन्स यानी ब्रांचेस आ गई थी जिनको हमने ब्रोंकियोल्स कहा था, ब्रोंकाई की बात करी थी, फिर ब्रोंकियोल्स की बात करी थी। तो लास्ट में ये जो ब्रांचेस है ना इनके लास्ट में इस तरह से बैलून शेप, इस तरह से एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से। और अगर ब्रॉड में देखो, ये देखो मैंने एक ब्रोंकियोल उठा लिया, उसके बाद ये बैलून शेप एल्वियोलाई उठा लिए, और उसके अंदर देखिए क्या है, और उसका कनेक्शन देखिए किनके साथ है, ये देखिए ब्लड वेसल्स के साथ, यानी कैपिलरीज के साथ। जितनी छोटी होती जाएंगी ब्लड वेसल्स उनका नाम कैपिलरी रखते हैं हम। तो ये क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करती हैं, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के साथ इनका एक्सचेंज चलता है, कि आप मुझे, आपके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है तो ये क्या करेंगी, ब्लड को ऑक्सीजन जो है वो दे देंगी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बदले में ले लेंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमने इनहेल करी है उसको ब्लड में पहुंचाना है ताकि ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम कर सके, उस सारी ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचा सके, क्योंकि सेल्स ने करनी है बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज होता है। नाउ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एल्विलाई इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल्स, बोल सकते हैं आप, कैपिलरीज बोल सकते हैं, इन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स to be transported to the body cells and carbon dioxide is exchanged back to the alveoli। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वो क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, हार्ट के पास आया था ना, हार्ट ने किसको दिया था, लंग्स को, तो लंग्स में जो एल्वेलाई है उन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और उसके बाद बॉडी से बाहर कर दिया, एक्सहेल कर दिया। नाउ प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, अपना तो पढ़ लिया हमने कि नोज के थ्रू इनहेल करा, उसके बाद रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से अगर एरोबिक है तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। इस तरह से हमने स्टेप्स देखे। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है बेटा, स्टोमेटा का नाम सुना है आपने, स्टोमेटा क्या होते थे, जब भी हम ये लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं, जब भी हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ऊपर से सॉफ्ट सा जो लीफ का पार्ट है दैट इज क्यूटिकल, ठीक है, उसको हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, लीफ का कुछ हिस्सा कट करके, यहाँ से देखिए सेंटर से कट करके हमने जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो हमारे पास आई डिफरेंट लेयर्स। एपिडर्मिस की लेयर आई, ये अपर एपिडर्मिस है, नीचे लोअर एपिडर्मिस है,
ये बीच में ये सारा का सारा पोर्शन मीजोफिल का पोर्शन है, और इस मीजोफिल में ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनके पास ये देखिए ग्रीन कलर के पिगमेंट आपको दिख रहे हैं, आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। दिस इज द ऑर्गेनेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। नाउ ये जो क्लोरो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास ही तो क्लोरोफिल होता है विच इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। आपकी सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ग्रीन पिगमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है आपस में रिएक्ट करें, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाए और ऑक्सीजन को रिलीज करें एयर में। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है? लीफ में, क्योंकि लीफ के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल, और उनके अंदर क्या है? ग्रीन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए अगर हम देखें तो ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है लीफ के नीचे, दिस इज नोन एज अ स्टोमेटल पोर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड क्या है? ये और ये क्या है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बीच में एक पोर है विच इज नोन एज अ स्टोमेटल पोर। इसके थ्रू होती है रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होता है? दैट इज द पोर विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, मोस्टली अंडर सरफेस यानी लीफ के नीचे वाले पोर्शन में। It is surrounded by the guard cell. This is one of the guard cell. This is one of the guard cell. इसके बीच में ये आपको पोर दिख रहा है. This is known as a stomata. स्टोमेटा पोर किसके लिए होता है? जब भी वाटर इनके अंदर एंटर करता है तो ये हो जाते हैं स्वोलन यानी टर्जिड। जैसे ये स्वोलन हुए तो ये पोर हो जाता है ओपन, और जैसे ही ओपन अप होगा तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फटाफट इसके अंदर से पास होना शुरू हो जाती है, यानी प्लांट्स की रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वाटर इसमें से निकल जाता है, आउट हो जाता है, तो क्या होता है? ये पोर ये जो पोर है ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। जैसे ये श्रिंक करते हैं या फ्लैसिड होते हैं तो ये जो पोर है ये क्या हो जाता है? क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हुई? लीव्स के थ्रू, यंग स्टेम्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, क्योंकि उनके पास क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या क्या करता है? स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ऑल्सो सम ऑफ द वाटर जो है, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हो, तो वाटर भी कई बार नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ना हो रहा हो तो ये जो पोर है इसको क्लोज रखते हैं। ये लोग क्यों रखते हैं? ताकि वाटर जो है वो एक्सपेल आउट ना हो जाए, कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए वो पोर को क्लोज रखते हैं। जो प्लांट्स है यूजुअली क्लोज दिस पोर व्हेन देयर इज नो रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड इन द प्लांट्स। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ना होना हो तब ये पोर को क्लोज कर देते हैं, नहीं तो वाटर भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्टोमेटल पोर के थ्रू। क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ आई हैव स्टडीड। तो आपका स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, उसमें डिफरेंट सेल्स आएंगे। तो सबसे पहले ब्लड पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज ब्लड? विच इज द कनेक्टिव टिश्यू विच हैज अ पीएच 7.4 पीएच होती है ब्लड की। ब्लड में मैक्सिमम पोर्शन देखिए 55% आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। और इसके अलावा आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, सेडिमेंट विच इज प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड। व्हाट आर दीज आर सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं भाई? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किस चीज के लिए होते हैं? जब भी जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू नहीं रहता, वहां पे क्लोटिंग हो जाती है। क्लोटिंग के लिए हमें क्या चाहिए ब्लड में? प्लेटलेट्स। इसके अलावा ब्लड में होता है आरबीसी। आरबीसी में तो मैंने आपको बता दिया कि उनके पास होता है हीमोग्लोबिन विच इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स किस चीज के लिए होते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। लड़ाई भी तो लड़नी है ब्लड ने, बीच में कौन एंटर कर रहा है बॉडी के? बैक्टीरिया एंटर करते हैं, वायरस अटैक करता है, कोई अटैक कर रहा है, तो हर किसी से लड़ने के, लड़ाई करने के लिए भी हमने आर्मी रखी हुई है। वो आर्मी कौन प्रोवाइड कर रहा है? व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड कर। तो हर किसी सेल का, इवन प्लेटलेट्स का अपना फंक्शन हो जाता है। अगर प्लाज्मा की बात करें, जो फ्लूइड पोर्शन है, तो वो वाटर
आयंस प्रोटीन्स को अपने में समा के रख रहा है, उसमें प्रेजेंट है, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है जो कि बॉडी से हमने बाहर निकालना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल करने के लिए उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लाज्मा। इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन्स का, नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है एक ऑर्गन से दूसरे में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ये कौन करता है, प्लाज्मा, जो फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, नाउ हार्ट की अगर बात करें, हार्ट के पास है 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं आपके किसमें, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अभी तो सिर्फ इसी में बताऊंगी, आगे बताऊंगी कंप्लीटली किस किस में। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये 4 क्या है हमारे पास, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब ये काम कैसे करते हैं, देखिए लंग्स का अभी रेस्पिरेशन का देखा हमने, तो लंग्स के पास जो एल्वेलाई हैं लंग्स के, उनके पास सारी की सारी ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, और उनका एल्वेलाई का कनेक्शन किसके किसके साथ था, जितनी ब्लड की वेसल्स हैं या जो कैपिलरीज हैं उनके साथ था, तो सारी ऑक्सीजन तो ब्लड वेसल्स में आ गई। अब ब्लड वेसल से हमारा काम है हर एक सेल, हर एक ऑर्गन तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। पहुंचाने का काम शुरू कौन करेगा, पल्मोनरी वेन स्टार्ट करेंगे। पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स, ये सारी के सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम का काम है बाइकप्सिड वेल्व वाले गेट को ओपन अप करना, और जैसे ही ये गेट ओपन अप हुआ, सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारा का सारा जोर से पंपिंग की, और जोर से प्रेशर से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर कर गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर कर गया ऑटा में, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। और ऑटा का काम होता है जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं उन तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देना। तो इस तरह से ये सारे काम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है कि लंग्स की पल्मोनरी वेन किसको ब्लड दे रही है, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम ने बाइकप्सिड वेल्व को ओपन अप किया, सारा ब्लड एंटर कर गया ऑक्सीजनेटेड वाला बच्चे। लेफ्ट वेंट्रिकल ने जोर से पंपिंग की, ऑर्टा के अंदर ब्लड को पहुंचा दिया। ऑर्टा के अंदर सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन्स में। इन सारी प्रोसेस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करता है हार्ट, उसमें देरी नहीं लगती है। ठीक है, अब बॉडी के जितने ऑर्गन है जिनके पास है कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हमने बॉडी के ऑर्गन्स पे थोड़ी रखना है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमारे पास है सबसे पहले ये सबसे बड़ी वेन जिसका नाम है वेना कावा, इसने काम स्टार्ट किया कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बाहर निकालने की। इसने सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पास करा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के पास थी ये ट्राइकप्सिड वेल्व, ये ओपन अप हुई, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इसने भी मना कर दिया भाई मैं तो नहीं रखूंगा, इसको निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हुआ इस जगह में, दिस इज नोन एज अ पल्मोनरी आर्टरी। ये देख रहे हो आप, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि अब लंग्स में एंटर कर गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई के अंदर भेज के बॉडी के माउथ से एक्सपेल आउट करवा देना, एक्सहेल करा देना। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चलती है इन ब्लड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल होना। ठीक है, नाउ वी हैव अ ट्रिक, सुपर ट्रिक दैट इज यूज्ड। ओ पान वाले ला भाई, लव, और ठीक है बेस्ट ऑप्शन पानला। ये आपको याद करवाएगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चे, वो जा रहा है पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, और फिर बाइकप्सिड वेल्व ओपन अप हुई जो कि वन साइड ओपनिंग शो करती है। वो जैसे ही ओपन अप हुई लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर गया, कौन सा वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ऑटा में पास हो गया विच इज द लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी आपकी।
ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी में जैसे ही ये ब्लड आया उसने सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया, क्योंकि हमें हर एक सेल तक ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। तो एक साइड का अगर आप वन ऑफ द पोर्शन ये फ्लो चार्ट जो है इस ट्रिक से लर्न कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बाकी बॉडी ऑर्गन से आपका कहाँ पास होता है, लार्जेस्ट वेन में, वेना कावा में। वेना कावा राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ट्राइकप्सिड वेल्व ओपन अप हुई, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास गया और लंग्स का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट कर। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट यही फिर से सेम डायग्राम, आई थिंक इसको डिस्कस ना करूँ। ये लंग्स है, लंग्स के जो एल्वेलाई हैं आप उसमें देखिए कि बहुत सारी ऑक्सीजन है जो कि एंटर कर जाती है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ये यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गई, नीचे से ऑर्टा के पास गई, ऑर्टा ने सारे बॉडी ऑर्गन तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा दिया, काम खत्म। बॉडी ऑर्गन के पास जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो चलेगी वेना कैवा में और फिर चलेगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद बॉडी से आउट करवानी है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गई। एल्वेलाई का काम है इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना क्योंकि हमें नहीं चाहिए, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर। So this is already done. I think we have to go next. This is very important for the competitive exam कि आपके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस के पास होता है, मैमल्स के पास, बर्ड्स के पास, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज दे नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो इनके पास है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है किसके पास, हार्ट एम्फीबियंस के पास, और रेप्टाइल्स के पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है, जिसके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो है फिशेस। फिशेस के पास देखिए ये हार्ट है, उसके 2 चैम्बर है, उसमें से जो ब्लड है वो आपका ट्रांसफर हुआ गिल्स में। दीज आर गिल्स। गिल्स ने ऑक्सीजन को, गिल्स आपको पता है ना फिशेस में गिल्स क्यों होती है, ऑक्सीजन इनटेक के लिए। जितना ऑक्सीजन उन्होंने लिया है ना गिल्स ने, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, बॉडी में, सीधे बॉडी के ऑर्गन्स में पहुंचा दिया। बॉडी के ऑर्गन्स ने डायरेक्ट ऑक्सीजन को पहुंचा दिया हार्ट ने, हार्ट में। हार्ट का कुछ ब्लड गया गिल्स के पास क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को इनटेक करना है, तो ऑक्सीजन अंदर आ गई। बॉडी ऑर्गन्स के पास गई, बॉडी ऑर्गन्स के पास जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से सिंगल सा साइकिल चल रहा है। लेकिन हार्ट कितना चैम्बर है, 2 चैम्बर। किसमें, फिशेस में। हमारे में कितना है, 4 चैम्बर। मैमल्स में 4 चैम्बर, बर्ड्स में 4 चैम्बर, एलिगेटर्स क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। अगर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, डन, इजी। नाउ आर्टरीज और वेन्स का कई बार डिफरेंस आ जाता है। आर्टरीज में और वेन्स में क्या डिफरेंस है, देखिए आर्टरीज मैंने कहा था ना कि मतलब हार्ट का जोर से पंप और प्रेशर आता है ब्लड का, तो आर्टरीज का काम होता है कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है। ऑब्वियसली अगर इतनी पंपिंग जोर से किसी के पास ब्लड आ रहा है तो उसको थिक मस्कुलर वॉल चाहिए ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गली होल्ड अप कर सके। तो इनके पास है थिक मस्कुलर वॉल, थिक वॉल्स है इनके पास, और वेन्स के पास थिन मस्कुलर वॉल्स है, ये याद रखना। अगर कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज क्या होती है, यहाँ पे भी एक मिनट ये देख लेते हैं। जो हार्ट है, हार्ट ने आर्टरीज को ब्लड ट्रांसफर करा। अब ब्लड बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में आपको पता है कि ट्रांसफर हुआ है, तो ऑब्वियसली दे नीड थिक वॉल्स क्योंकि उनका काम है बॉडी ऑर्गन तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देना। ठीक है, और वेन्स में उल्टा हुआ फिर, क्योंकि वेन्स का काम है सिर्फ हार्ट जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, तो आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए उनके पास है थिन वॉल्स। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, उनके पास है थिन वॉल। अगर कैपिलरीज की बात करें तो मैंने कहा कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो जितना जितना आगे, जो आपको पता है आर्टरीज है, आर्टरीज का काम होता है बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, इवन फिंगर के टिप तक ब्लड पहुंचा होता है, क्योंकि जब आप कट लगाते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्लड ना निकले। हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक, हर एक पोर्शन तक ब्लड को पहुंचाने के लिए जो ये इतनी बड़ी आर्टरीज है ना वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है पतली पतली कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ब्लड वेसल्स से,
दे कन्वे द ब्लड बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे ही इन्होंने ब्लड की सप्लाई कर दी ना बेटा, फिंगर टिप तक कर दी ब्लड की सप्लाई, अब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो कोई लेके आएगा, तो वो यही लोग लेके आएंगे बेटा। और फिर ये इकट्ठे होके आपस में, जैसे ही इनका ये ये सारी जुड़ गई आपस में, ये पतली पतली कैपिलरीज, तो इन्होंने क्या बना दिया, फिर वेन इन्होंने बना दी। आर्टरीज और वेन के बीच में एक तरह से कनेक्शन पॉइंट है, ये समझ, ठीक है। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में टूट गई आपकी आर्टरी टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टेक्ट विद द इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाना है, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। इसीलिए कैपिलरी आर्टरी और वेन का ही एक रूप है, ठीक है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ब्लड तो पढ़ लिया, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड हेल्प नहीं करता है हमारी बॉडी की, लिम्फ भी हेल्प करते हैं। अभी जब हम कैपिलरीज की बात कर रहे थे ना, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने कहा फिंगर टिप तक या हर एक सेल तक जो ब्लड पहुंचाने का काम कर रही है, तो ये जो कैपिलरीज है ना बच्चे, इनमें पता क्या होता है, कई बार ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं प्रेजेंट। ये पोर्स में से कुछ वाइट वाला जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है ना, वो कई बार कुछ प्रोटीन का पोर्शन, कुछ ब्लड सेल जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में आना शुरू हो जाते हैं, ये सेल्स हैं, और यहाँ पे जो उनको स्पेस दिखती है ना, वहां पे एंटर करना शुरू हो जाता है ये फ्लूइड पोर्शन। तो इस फ्लूइड को अलग से ही इसकी ना वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं, अलग से इसकी पहले छोटी छोटी कैपिलरीज बनती हैं, फिर उन कैपिलरीज के बाद ये अपनी ही थोड़ी थिक वाली लिम्फ वेसल्स बना देते हैं। तो ये जो इन्होंने अपना ये जो फ्लूइड जो अलग हो गया, क्योंकि इसमें ना आरबीसी नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी होगा फिर तो बिल्कुल ब्लड जैसा हो गया, ये रेड भी हो गया, ये थोड़ा सा क्लियर टू वाइट कलर का फ्लूइड होता है, इसमें आरबीसी तो बिल्कुल एब्सेंट है। इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, कुछ पोर्शन प्रोटीन का प्रेजेंट है, कुछ पोर्शन प्लाज्मा का प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लूइड है इसको हमने नाम दे दिया लिम्फ। इसने अपना ही देखो एक नेटवर्क बना दिया है बॉडी के अंदर, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल। इसका काम भी होता है ट्रांसपोर्ट करना, और जो चीज नहीं चाहिए उसको बॉडी से रिमूव करना। ये भी इसलिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आरबीसी का नाम नहीं लिखना, क्योंकि कैपिलरीज के कुछ पोर्स में से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ डब्ल्यूबीसी, अब इसके पास डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता था, कि हमारी बॉडी की क्या होती थी, आर्मी होती थी, लड़ाई करेगी किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया और वायरस जो बॉडी में एंटर करेंगे डिजीज कॉज करने के लिए, उनके अगेंस्ट ये हमारी आर्मी है। तो डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब लिम्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, और जितना मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो लिम्फ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देख लीजिए, पूरा इसने अपना एक नेटवर्क, एक चैनल सिस्टम बना रखा है बॉडी में, ठीक है। नाउ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है भाई, वाटर का जाइलम के थ्रू। जाइलम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रूट्स में भी जाइलम है, लीव्स में भी जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, यानी वन वे फ्लो बता रहा है, कहाँ से, रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट्स के थ्रू, और फिर अपवर्ड पोर्शन में ये मूवमेंट शुरू हो गई, इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब जाइलम के पास होते क्या है, जाइलम के पास होती हैं कुछ वेसल्स, ट्रैकाइड्स, जो क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कॉलम बना लेते हैं वाटर का अपवर्ड मूवमेंट के लिए। क्या बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अच्छा होता कैसे है, रूट सेल्स क्या करते हैं, सॉइल में से कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने आयंस को एब्जॉर्ब किया ना, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना वाटर, वो नाराज हो गया। अब वहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे ही आयंस को एब्जॉर्ब किया, तो पानी भी क्या करता है, पीछे पीछे चल पड़ता है आयंस के, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो आयंस के पीछे पीछे जो वाटर है उसकी मूवमेंट होती है कहाँ पे, रूट्स में, ठीक है। ये आप यहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट, देयर इज अ ट्रांसपिरेशनल पुल।
कैसा होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब यानी उसकी इवेपोरेशन शुरू शुरू हो जाएगी। जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है ना सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, जैसे ही जो पत्ते हैं, जो स्टेम है, उसमें से वाटर इवेपोरेट हुआ, तो नीचे से वहां पे एक सक्शन क्रिएट हो गया कि नीचे से जो आपका सॉइल है या जो रूट्स है वो क्या करेंगे, जितना पानी सॉइल में प्रेजेंट है उसको अपवर्ड पुल करेंगे, उसको अपवर्ड पुल करेंगे, और इसका नाम चलता है ट्रांसपीरेशनल पुल। इसका नाम चलता है ट्रांसपीरेशनल पुल। इस पुल के थ्रू आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की वो स्टार्ट हो जाती है, पानी ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और जाइलम टिश्यू के थ्रू वो हर एक लीफ में, हर एक स्टेम पोर्शन में पहुंचना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसलोकेशन के थ्रू। ठीक है, कौन हेल्प करता है, फ्लोएम जो टिश्यू है वो हेल्प करता है कि अमाइनो एसिड और कुछ आपका यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, अमाइनो एसिड्स भी साथ साथ में ट्रांसलोकेट होते हैं। फूड की ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब्स के साथ साथ जो कंपेनियन सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं, ये भी फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। अमाइनो एसिड्स भी और कुछ आयंस भी मूव करते हैं विद द एरा सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिखा है ना यहाँ पे मैंने, तो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ट्रांसलोकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ अ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स व्हिच इज नोन एज अ फ्लोएम टिश्यू, उसके थ्रू दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब लास्ट पोर्शन आता है हमारा, सारा कुछ डाइजेस्ट कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया, अब बॉडी से जितना वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑर्निथिन साइकिल होती है ना लीवर में, वहां पे यूरिया बना। अब यूरिया बॉडी को नहीं चाहिए, हमने इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है यानी बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है कौन, किडनीज। है किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, वो हेल्प करेंगी। एक्सक्रीशन में किसकी एक्सक्रीशन करनी है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। कौन है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। हम तो यूरिया करते हैं, है ना, डिजर्ट्स में आपने यूरिक एसिड देखा होगा, व्हाइट कलर का वो मटेरियल बाहर निकालते हैं बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज यूरिक एसिड। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये बिल्कुल नहीं चाहिए बॉडी को, इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं हम कहाँ से, ब्लड से। एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस के थ्रू हमारे पास होती है दो किडनीज, दो यूरेटर्स, ये देखिए किडनी, उसके बाद दिस इज यूरेटर्स, ये भी किडनी, ये दो यूरेटर आगे, इनमें से फिर आगे आपका बनता है एक यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद यूरिन को हम बॉडी से निकालते हैं, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी से निकाल लेते हैं यूरिन। ठीक है, अब कैसे बनेगा यूरिन ये भी देख लेते हैं। ये मैंने बता दिया है कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। ये छुटकू छुटकू से ना बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं बॉडी की किडनी में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनके पास होता है सबसे पहले ये कटोरी जैसा आपको शेप दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल, दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। उसके बाद बोमन कैप्सूल के बाद आपको इस तरह से ये जो एरिया दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये नीचे चला गया इस तरह से, दिस इज नोन एज अ लूप ऑफ हेनले। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने का काम इसका होता है, मैक्सिमम वाटर ये अब्जॉर्ब कर लिया और जो यूरिन फॉर्मेशन में चाहिए वो यहाँ पे एंटर कर जाता है। लूप ऑफ फैलने के बाद आपके पास आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी के बाद लास्ट में ये लंबी सी आपको दिख रही है छड़ी, दैट इज नोन एज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले ये जो आपका कप शेप बोमन कैप्सूल है ना, इसके पास ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसने छोटी छोटी कैपिलरीज बना दी, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये देख रहे हो आप एरिया, छोटी छोटी बारीक बारीक सी कैपिलरीज है।
ब्लड की कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो यूरिया और यूरिक एसिड प्रेजेंट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड हमने ट्रांसपोर्टेशन में बाहर निकाल दी, अब यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालना है, तो ब्लड सबसे पहले यहाँ इस एरिया में आया। वो जो कैपिलरीज है उनका नाम हमने रख दिया ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस ने जितना आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी करी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये रहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ बोमन कैप्सूल। इसमें छोटे छोटे से ना बच्चे पोर होंगे, कैपिलरीज में छोटे छोटे से पोर्स होंगे जिनके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें एंटर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो ब्लड में ही रहेगा, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल है जो नहीं चाहिए वो उन पोर्स के थ्रू हम इस बोमन कैप्सूल में भेजना शुरू कर देंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका नाम आ गया। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, अब जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है ना वो इस पीसीटी वाले एरिया में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले एरिया में रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। जो मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर का कंटेंट चाहिए, ज्यादा वाटर मुझे यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करना, मुझे वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, अपनी बॉडी के लिए बचा के रखना है, तो मैं पीसीटी में ये काम दे दूंगी कि आप रीअब्जॉर्प्शन करो। किसकी चीज की? जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लो, जो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कर लो, कुछ अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं रीअब्जॉर्ब कर लो, वाटर इंपॉर्टेंट लग रहा है रीअब्जॉर्ब कर लो। कहाँ हुआ ये? टी में, ठीक है। कुछ वाटर का कंटेंट फिर से एक्सेस वाटर कुछ वाटर का कंटेंट जो है वो फिर से एड अप हो गया किसमें? यूरिन में। और क्या एड अप हुआ? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि मुझे बॉडी से बाहर निकालना है, वो एंटर हो गया यूरिन में, ठीक है। और फिर जैसे ही पूरा यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कंप्लीट हुआ मुझे उसको यूरिन को कहाँ भेजना है? यूरेटर में। मैंने भेज दिया, उसके बाद वेट, उसके बाद मैंने उस सारे यूरिन को क्या किया? स्टोर कहाँ करा? ठीक है, जितना यूरिन था उसको यहाँ पास करा था, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है, कहाँ करूंगी? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का देखो कुछ नर्व्स है, ब्रेन को मैसेज देने, यूरिनरी ब्लैडर फुल है उसको रिलीज करो, यूरिनरी ब्लैडर फुल है यूरिन रिलीज करो। तो यूरिन को स्टोर तो कर लिया यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद जब बहुत प्रेशर बन गया तब यूरिनरी ब्लैडर के पास जो नर्वस कंट्रोल है उसके थ्रू जब ब्रेन को मैसेज मिलता है कि यूरिनरी ब्लैडर चाहता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, आप उसको रिलैक्स करो, तो वो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलीज करता है यूरिन को, तो ठीक है। किसको वो मैसेज सेंड करता है? यूरिथ्रा को मैसेज सेंड करता है कि अब टाइम आ गया है यूरिन रिलीज होने का, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर विच इज फॉर्म्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो रिलीज हो जाता है। ये किसके लिए है? यूरिन को रिलीज करने के लिए। तो दिस इज डन एट लास्ट। अब गला भी बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम बच्चे, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। 10th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, सब बच्चों की हेल्प करनी है, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें। अभी गले गले की हालत बहुत ख़राब है, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, डट के तैयारी करो। बाय।